हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा डिप्रिसिएशन। और आज हम सीखेंगे डिप्रिसिएशन क्या होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाऊँगा, अगर जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो थोड़ा स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए। तो आज सम्स वगैरह कुछ नहीं होगा, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कैसे जर्नल पास करेंगे और लेजर पोस्टिंग होगा, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डिप्रिसिएशन होता क्या है। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन से आप क्या समझते हैं? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, फिक्स्ड एसेट्स, decrease in the value of fixed assets. When rate of depreciation is not given, the formula for depreciation will be cost of asset plus installation charges minus scrap या residual value। स्क्रैप वैल्यू का दूसरा नाम रेसिडुअल वैल्यू भी होता है, होल डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, तो सपोज कि आप 1,00,000 रुपए का एसेट खरीदते हैं, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्ज सम्स में गिवन है कि 10,000 माइनस उसका लाइफ है सपोज 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स के बाद उसका जो स्क्रैप में वैल्यू मिलेगा रेसिडुअल वैल्यू, वो अमाउंट है 5,000। तो कैन यू टेल मी द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन? 1,05,000 टोटल डिवाइडेड बाई 10, 105। ये हमारा पर ईयर का डिप्रिसिएशन निकल गया। हर साल कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना है अपने को? 10500। तो ये डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला तब यूज कर रहे हैं जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमें नहीं पता है। अब हम लोग देखते हैं कि डिप्रिसिएशन का मेथड्स क्या क्या है चार्ज करने का। ठीक है, बहुत सारा मेथड है, फिलहाल हम लोग 2 मेथड समझेंगे। मेथड्स में सिर्फ 2 मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा इसे रेसिडुअल मेथड। इसका और भी नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी लिख सकते हैं, डिमिनिशिंग। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सपोज 10% पर एनम का डेप्रिसिएशन दोनों में रेट दिया हुआ, लेकिन मेथड अलग अलग है। तो हमारे सम्स में क्या चेंज आने वाला है, वर्किंग्स में क्या चेंज आने वाला है, डेप्रिसिएशन में कैसे कैलकुलेशन होगा? तो सपोज हम लोग एक एसेट खरीद के रखे हैं, यहाँ समझते हैं स्ट्रेट लाइन का। एसेट का कॉस्ट है 1,00,000 रुपीज़। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वैल्यूज हम लोग बड़ा नॉर्मल ले रहे हैं, एग्जाम्स में कुछ भी वैल्यू हो सकता है एसेट्स का। कॉस्ट कितना है? 1,00,000 रुपीज़ का। डिप्रिसिएशन लगता कब है? जनरली ईयर के एंड में। तो साल के एंड में डिप्रिसिएशन लग रहा है 10%। अगर एसएलएम है 10%, तो 10,000 हर बार माइनस होता जाएगा। मतलब सेकेंड ईयर के एंड में कितना माइनस होगा? अभी भी कितना माइनस होगा? 10। बैलेंस कितना बचेगा? इस जो माइनस होकर डेप्रिसिएशन बैलेंस आता है उसी को रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। ठीक, एसेट के वैल्यू से जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम माइनस करते हैं
माइनस करके जो वैल्यू आता है उसे ही रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। इज इट क्लियर? तो अब मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है? 80, और वो कंटिन्यूसली 10,000 रुपीज़ ही लेस होगा। मतलब एक बार जो डेप्रिसिएशन निकला है वही हर साल माइनस, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स अनचेंज्ड इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। व्हाट अबाउट दिस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड? इस केस के अंदर सेम सिनेरियो है। चेंज क्या आएगा देखिए, फर्स्ट ईयर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, इधर भी 10,000 ही माइनस होगा, बट सेकेंड ईयर में 10,000 माइनस नहीं होकर के, मतलब ये नहीं आएगा, इसके बदले क्या आने वाला है? 90,000 का 10% निकालेंगे। इट मीन्स इन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड depreciation is charged on written down value instead of cost of the asset। समझ गए क्या? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या करते हैं? कॉस्ट की बजाय रिटर्न डाउन वैल्यू पे करते हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ इस साल सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 9,000। अब माइनस होके 80 आएगा क्या? 81 आएगा ना। अब इसके बाद इसके ऊपर लगेगा 10%, तो 8100 निकलेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कोई डाउट? अब आप कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको सीखेंगे, और पार्ट डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। दिखाइए कैलकुलेटर एक। अब बहुत सिंपल चीज़ है, कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है। आप 1 लाख रुपए पे 10% रेट आपको चार्ज करना है, और ये चार्ज करना है आपको आने वाले 5 साल के लिए। तो आप मेरे को बताएंगे 5 साल बाद कितना होने वाला है रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक? ओके, कैसे निकालेंगे? हमें ये पता है कि 1 लाख का अगर मेरा वैल्यू है और इस पे 10% मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो हम इसका इंटू कर ले 10%, विच इज 10,000, एंड दिस 10,000 विल रिमेन फिक्स्ड। कितने साल तक डेप्रिसिएशन लगाना है? 5 साल तक। तो इंटू कर दीजिए 5, और टोटल डेप्रिसिएशन आपका 5 साल में कितना लग चुका है? 50,000। अगर मैं पूछूं कि 5 साल के बाद WDV कितना है, 6th ईयर के बिगिनिंग में एसेट का वैल्यू कितना होगा? कॉस्ट कितना था? 1 लाख, उस पर अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? 50,000। क्या निकल के आया? बैलेंस 50,000, वो 50,000 WDV है। वेरी इजी। अब इसी चीज़ को मुझे करना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, और मुझे ये ढूंढना है कि एक सर्टेन टाइम के बाद कितना बैलेंस आएगा। सेम सम्स, 1 लाख का कॉस्ट है, 5 साल बाद WDV कितना होगा इस 1 लाख का? तो आपको क्या करना है? अगेन 1 लाख, आप इसमें क्या करने वाले हैं? -10%। तो पहला साल देखो 10,000 माइनस हो गया। अब सेकेंड ईयर का 10% किस पे चार्ज होना चाहिए? 90 पे। आप सीधा कीजिए फिर -10%। गौर से देखिए क्या बैलेंस आ रहा है? 81,000। आप लोग देख सकते हैं। फिर लेस कीजिए इसके ऊपर 10%। तो कितना परसेंट हमने 10% कितना बार लगा दिया है? 3 बार, मतलब 3 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है। फिर लेस कर देंगे 10%, और फिर एक बार लेस कर देंगे 10%। तो दिस अमाउंट 59049 ये हमारा WDV है। किसका? यही 1 लाख के एसेट का। ये कब काम आएगा? जब आप सेल्स वगैरह करोगे तो उसमें मुझे 3 साल का डेप्रिसिएशन, 2 साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज निकालना पड़ता है, ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकें। तो वहाँ अपने को ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप सीधा कर सकते हैं। तो ये है नॉर्मल कैलकुलेशन का तरीका। अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं पार्ट डेप्रिसिएशन का। तो व्हाट इज पार्ट डेप्रिसिएशन? लेट अस अंडरस्टैंड। कभी कभी क्या होता है कि एसेट, अब इसको मिटा देता हूँ जो है ये, इसका तो कोई यूज़ नहीं है,
आगे करते हैं। पार्ट डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज कीजिए ये 1 साल है, स्टार्टिंग हो रहा है 1 अप्रैल से, एंडिंग हो रहा है 23। ठीक है, कौन सा ईयर चल रहा है? ये फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल मार्च फाइनेंशियल ईयर। आमतौर पे सारा एसेट्स परचेज 1 तारीख को होता है, तो वो 1 तारीख को परचेज किया हुआ एसेट पूरे साल यूज होगा, तो डेप्रिसिएशन हम पूरा साल का चार्ज करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं 1 साल, 1 लाख रुपए का एसेट है और 1 साल तक यूज हुआ, तो इस पर डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला पे फोकस करते हैं। फॉर्मूला इज 1 लाख का एसेट इंटू 10% का रेट इंटू कितना महीना यूज हुआ है। तो एक्चुअली वी आर चार्जिंग फॉर 12 मंथ्स। ये 12 और 12 कैंसिल हो जाता है तो बचता है 1। तो मंथली बेसिस पर कैलकुलेशन करेंगे तो फॉर्मूला हो जाता है मंथ बाई 12, जितना मंथ यूज हुआ डिवाइडेड बाई 12। और अगर हमको वीक्स में निकालना है तो कितना वीक यूज हुआ डिवाइडेड बाई 52। और अगर हमको डेज में निकालना है तो ऊपर डेज डिवाइडेड बाई 365। तो जब पूरे साल के लिए निकाल रहे हैं, when we are calculating depreciation for the whole year, then you must note that 12/12 हो रहा है अगर मंथली बेसिस पर चले तो, लेकिन वो कट जाता है, इसीलिए हम उसको शो नहीं करते क्योंकि वो 1 ही है। तो सीधा 10% निकालते हैं अगर साल भर का निकालना हुआ तो। अब हम देखेंगे कि एक मशीन है जो अब परचेज किया गया है 1/7/22 को 1722, और वो अब इतना महीना यूज हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है वो कितना महीना यूज हुआ है। 1 तारीख को खरीदा 1 जुलाई को, तो इसका मतलब पूरा जुलाई भी यूज हुआ, तो जुलाई को आपको अपने कैलकुलेशन मंथ में इंक्लूड करना होगा। तो जुलाई से लेकर मार्च कितना मंथ, इसका मतलब 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना। और यहाँ ले लेते हैं मशीन का कॉस्ट है 50,000, तो ये मेरा मशीन 2 है। तो मशीन 2 पे क्या करना है, कैसे निकलेगा डेप्रिसिएशन? 50,000 का रेट सिंप्लिसिटी के लिए 10% ही लिया हुआ, इनटू कितना मंथ है डिवाइड बाई 12। तो ये मंथली कैलकुलेशन है, कितना आएगा? ₹3750 डेप्रिसिएट होगा ये। ठीक, डेप्रिसिएशन एक तरीके का नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ये भी समझा जाए। डेप्रिसिएशन लगता है तो एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है किसी कैश का आउटफ्लो, तो डेप्रिसिएशन डज नॉट इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश, यू मस्ट नो दिस। ठीक है, डन। तो पार्ट डेप्रिसिएशन क्लियर है। कब यूज होगा फिर से बता दूं, कब यूज होगा? जब भी आप सेल करोगे एसेट, तो जरूरी है क्या वो सेल एकदम ईयर के एंड में ही हो? वो भी तो हो सकता है कि सेल बीच में हो गया, अक्टूबर में सेल कर रहे हैं, तो अब हम जैन से लेके अक्टूबर तक ही यूज किए हैं। जब परचेस कर रहे हैं तो परचेस के बाद का कितना मंथ है वो कैलकुलेट करेंगे, और जब सेल करेंगे तो सेल होने वाले दिन से पहले वो कितना मंथ या डेज यूज हुआ है उसको कैलकुलेशन में यूज करेंगे। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? इज इट क्लियर? तो ये काम आएगा हमारे सम्स में। अब आते हैं मेन चीज में जो है जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं कैसे होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जल्दी से नोट करेंगे सब साथ साथ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे ये। और सब कवर करने का कोशिश करेंगे आज ही, इसी वीडियो के अंदर सारा कवर करेंगे टाइप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगा।
सबसे पहला ट्रीटमेंट सीखते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट है कि depreciation is directly charged to asset account। ठीक है, और इस सब में मैं परचेज वर्चेज का एंट्री भी बता दूंगा। ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज रिवीजन क्लास में हमको सिर्फ सीखना है कि किस तरीके से एंट्रीज और पोस्टिंग होता है अलग अलग केसेस में। तो पहला केस है डायरेक्टली चार्ज टू एसेट अकाउंट, मतलब डेप्रिसिएशन लगेगा तो एसेट का वैल्यू घटेगा। डायरेक्टली चार्ज का मतलब ये है, या इसमें ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं, व्हेन नो प्रोविजन इज प्रोविजन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। क्या ध्यान रखना, नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग मेंटेन कर ही नहीं रहे तो क्या होगा, इसका मतलब होता है डायरेक्टली चार्ज कर रहे हैं एसेट अकाउंट में। हम लोग तुरंत यहाँ पे अकाउंट भी बनाएंगे और देखेंगे कि पोस्टिंग कैसे हो रहा है। आई बिलीव कि सबको बेसिक्स आता होगा, लेजर पोस्टिंग कैसे होता है ये क्लियर है, तो ही आप ये समझोगे, नहीं तो आपको फिर प्रोफॉर्मा याद करना पड़ता है, तो वो करना नहीं है, समझना है। तो यहाँ आपने बना लेते हैं एक अकाउंट। ये अकाउंट हमारा जो मेन अकाउंट है वो होगा एसेट अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर्मेट आप सबको पता है कि डेट का प्रोफॉर्मा भी, डेट भी आएगा इस कॉलम में, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, एलएफ बना देना, अभी हम नहीं बना रहे, तो फॉर्मा आप फॉर्मेट फॉलो कर लो। ठीक है, अब सबसे पहले जर्नल से लेजर पोस्टिंग करेंगे। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि जर्नल पूछे, एग्जाम में डायरेक्टली अकाउंट बनाने बोलता है। प्रैक्टिस करके पता हो जाता है क्या चीज़ कहाँ आता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्यों आ रहा है। तो सबसे पहला चीज़ एसेट परचेज करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1, पहला ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, परचेज ऑफ एसेट। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, परचेज ऑफ एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश और वेंडर। क्रेडिट में करेंगे तो इफ ऑन क्रेडिट, तो उस आदमी का नाम लिख देंगे वेंडर का जिससे हम उधार में खरीद रहे हैं। ठीक है, जहाँ डाउट आए पूछ लो। हाँ हाँ, एसेट अकाउंट क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, लेजर समझेंगे अब इस जर्नल से। एसेट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम एसेट के डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, टू बैंक। ठीक है, अब परचेज के बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगता है, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। इस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा इसके पीछे कर रहे हैं वो सब इस एसेट के वैल्यू को बढ़ा देगा। इट मीन्स ये बैंक के अंदर आपका कॉस्ट भी आने वाला है और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आने वाला है, और इसके अलावा भी अगर कोई खर्चा किया जा रहा है, जैसे कैरेज स्पेशली लग रहा है इसके पीछे, तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा। ओके, कोई डाउट इसमें, यहाँ तक क्लियर है? परचेज का एंट्री क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताइए कि ज़रूरी है क्या हर सब में परचेज ही से स्टार्ट होगा? हो सकता है कि हमने लास्ट ईयर परचेज कर लिया था, तो अब हमारे पास तो कुछ बैलेंस पड़ा होगा। एसेट का नेचर क्या होता है, तो इसका अगर बैलेंस है, परचेज नहीं होकर के बैलेंस है, तो वो किस तरफ आना चाहिए, ओपनिंग डेट के दिन आपको लिखना पड़ता है टू बैलेंस बीडी, और वो अपने अमाउंट वाले कॉलम में आप लिख लेते हैं। कुछ समझ में आया? सारे एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। ठीक, तो एसेट यहाँ पे क्या है, डेबिट हो रहा है, इसीलिए एसेट के डेबिट साइड में लिख लिया। अब एंट्री नंबर बी, साल का एंड आएगा,
फिलहाल कुछ सेल नहीं करते, मानते हैं कि साल का एंड आया, जब भी परचेज होगा यही सेम एंट्री रिपीट हो जाएगा, टू बैंक टू बैंक टू बैंक, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करने वाले हम लोग, डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं फॉर डेप्रिसिएशन। तो हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को सीधा किसके अकाउंट में दिखाना है, एसेट के अकाउंट में दिखाना है। तो आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आपके एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा सीधा, मतलब हर साल आपका एसेट का वैल्यू घटकर नजर आएगा अकाउंट्स में, बुक्स में। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट, और टू किस पे चार्ज हो रहा है, सीधा एसेट पे। ये एंट्री को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि नेक्स्ट मेथड में ये यही इफेक्ट पड़ेगा, इसमें चेंज आएगा। तो डेप्रिसिएशन टू एसेट। अब मेरे पास यहाँ एसेट अकाउंट है, कहाँ लिखूँ इसको, एसेट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या लिखने वाले हैं, बाई डेप्रिसिएशन। ये लेजर पोस्टिंग वाला क्लास जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो लेजर पोस्टिंग वाला वीडियो देखिए, जर्नल एंड लेजर पोस्टिंग, तो क्लियर हो जाएगा ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन आ गया, कब आएगा, बेसिकली ईयर के एंड में आ जाता है ये। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना एग्जाम में बोल सकता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, तो उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया रहा है डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिख देंगे आप, टू एसेट, और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो लिख देंगे। कोई डाउट। अब फॉर क्लोजिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखिए हमें पता है ईयर एंड आ गया, साल एंड हो गया और डेप्रिसिएशन साल के एंड में लग रहा है और वो एक खर्चा है, और सारे खर्चे और इनकम को हम लोग कहाँ क्लोज कर देते हैं, तो वी विल पास अ क्लोजिंग एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को पीएल में क्लोज करना है, मतलब ट्रांसफर कर दें। क्या एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, वेरी सिंपल। तो इसका इम्पैक्ट, ये क्लोजिंग एंट्री का इम्पैक्ट एसेट अकाउंट में आएगा क्या, इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। कहाँ जाएगा ये, एक तो डेप्रिसिएशन में जाएगा और एक पीएल। तो आप जो अपने फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग पीएल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन लिखते थे ना, वो इधर ही क्लोजिंग के कारण क्लोज कर रहे हैं इसीलिए लिखते थे। कुछ समझ में आया कि पीएल के डेबिट में क्यों आता है, तो ये क्लोजिंग एंट्री के कारण आता है। अब आपको अकाउंट को क्या करना होगा, साल के एंड में बैलेंस करना होगा। तो गौर से देखिए एग्जांपल में अगर हम समझ के चले कि हमारे पास मान लीजिए हमने खरीदा था 1 लाख का, जो हमने एग्जांपल हम लेके चल रहे थे, और डेप्रिसिएशन पहला साल कितना लगा, तो अब कितना हो गया ये, तो इसका मतलब मेरा बैलेंस सीडी कैरेट डाउन क्लोजिंग डेट के दिन इतना है, और यही फिर अगले दिन क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग डेट में, ओपनिंग डेट में वापस क्या बनने वाला है, ये टू बैलेंस बीडी। ठीक है, समझे। कैरेट डाउन बैलेंस एसेट का नेचर नहीं बताता, मतलब अकाउंट का नेचर नहीं बताता है, बीडी बैलेंस बताता है। बीडी जिस साइड आया, डेबिट साइड आया, तो एसेट का नेचर डेबिट। ठीक, अब जरा गौर से देखिए, एसेट अकाउंट को अगर हम देख रहे हैं और मैं आपसे पूछूं कि आज के दिन एसेट का वैल्यू कितना है, कितना है, इधर ही रहना है, कितना है, पक्का। क्या चेंज हुआ, क्या समझ में आया इस केस में, कि एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं नेक्स्ट ईयर वापस से एंट्री करूं, मान लीजिए कोई परचेज नहीं है, फिर से ईयर एंड आएगा, तो फिर लिखूंगा मैं बाई, और एसएलएम लेके चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट वाला। तो बताइए तो अब कितना बैलेंस आ जाएगा, 80, और यही आगे जाके क्या बन जाएगा, टू बैलेंस 80 आ गया ना, इजी है। तो
तो अब सेकेंड ईयर के बाद देख रहे हैं कि मेरा एसेट का वैल्यू और घट गया। तो हियर व्हेन नो प्रोविजन इज फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, देन व्हाट वी सी दैट द बैलेंस इन एसेट अकाउंट कंटिन्यूअसली फॉल्स। व्हेन वी चार्ज डेप्रिसिएशन, एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है और हमें दिख भी रहा है अकाउंट में। एसेट अकाउंट में कीमत घटते हुए, बैलेंस हमको घटते हुए दिख रहा है। इस चीज को समझे कि नहीं समझे? क्लियर? अब ट्रीटमेंट सीखेंगे सेल का। सेल होगा तो क्या होगा? मेथड वही है, डायरेक्टली चार्ज वाला। सेल करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? तो इसको मिटा दें, लिखिए फटाफट, नोट कीजिए आप। चलो अब देखते हैं कि सेल होगा तो क्या होगा। लेट्स सी। तो फॉर सेल, जब हम सेल करेंगे एसेट को तो पैसा मिलेगा। एसेट बिक रहा है, एसेट क्रेडिट हो गया। नाउ पॉइंट इज प्रॉफिट में हो रहा है कि लॉस में? अगर प्रॉफिट में हो रहा है तो आप एंट्री पास कर देंगे फॉर प्रॉफिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। और अगर लॉस में है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट टू एसेट। अब इसका जरा पोस्टिंग करके देखिए अकाउंट में कहाँ आएगा ये। तो सपोज कीजिए ओपनिंग डेट पे ही, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग साल के मिड में नहीं सेल कर रहे। अगर मान लीजिए साल के मिड में सेल कर रहे होते तो मेरे को वापस से 6 महीना का डेप्रिसिएशन लगाना होता। तो साल भर का डेप्रिसिएशन तो 10,000 चल रहा था एसएलएम में, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन फिर चार्ज करना पड़ता। तो यहाँ कितना 5,000 आता। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस एसेट को हमने बेचा है 50,000 रुपीज़ में। कितने में सेल किया है? 50,000। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि 50 में मैंने बेचा। इसका WDV कितना है? 80। तो 30 का क्या हो रहा है? लॉस। तो यही एंट्री को हम इससे कंपाउंड कर सकते हैं। यहाँ लिख दूंगा मैं लॉस ऑन सेल एसेट। ठीक है ना? तो देखिए कहाँ पोस्टिंग होगा। एसेट हो रहा है क्रेडिट, पैसा मिला, तो यहाँ लिखना है अपने को बाई बैंक। तो बहुत लोग याद कर लेता है कि देखो परचेज होता है तो टू बैंक लिखते हैं, सेल होता है तो बाय बैंक लिखते हैं। सब कुछ आ रहा है जर्नल एंट्री से ही। लॉस हुआ कि प्रॉफिट कितना मिला? पैसा 50, सेल 50 में हुआ। लॉस कितना हुआ? सेम अगेन लॉस यहाँ आएगा, पूरा लिखिएगा आप लोग। लॉस कितने का आ गया? 30,000 का। क्या कुछ बैलेंस बचा है क्या एसेट का? और तो कोई हमारे पास एसेट है नहीं, तो इसका मतलब खत्म। ये अकाउंट फिलहाल यहाँ खत्म। हो सकता है कि और कोई एसेट हो मेरे पास, अगर बैलेंस होता तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता। जैसे इसी में अगर मैं एक और सम ऐड कर दूं, पार्ट ऐड कर दूं कि ईयर के मिड में एक मशीन खरीद लिए थे, कितने का? 50,000 का। जो बिक्री वाला था 80 वाला, वो तो गया। अगर कुछ नहीं होता तो यही अकाउंट खत्म हो जाता। लेकिन हम कुछ ऐड करके समझा रहे हैं कि अपने फिर से खरीदे हैं मिड में। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर से परचेज का एंट्री हो गया। साल का एंड आया तो 80 वाला मशीन तो खत्म, मतलब एसेट खत्म, लेकिन अभी भी बचा कितना है? कौन सा वाला? तो इस 50 वाले पे 10% लगेगा, 6 मंथ्स का लगेगा। तो 5,000 का 10%, 5,000 6 महीने के लिए 2,500। तो आपको फिर यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा 2,500। और यहाँ पर आपका अब बैलेंस शीट आएगा कि नहीं आएगा? 47500। हाँ 475, क्योंकि ये मशीन अभी भी एसेट हमारे पास पड़ा हुआ है। ये है सबसे सिंपल सम।
जिसमें हम लोग कोई भी प्रोविजन वगैरह नहीं बना रहे हैं, एंड इट इज़ टोटली फाइन, यू कैन डू इट लाइक दिस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। बट समटाइम्स आप कोई सम्स कर रहे हो, उसके अंदर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंशन किया रहता है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंशन किया रहता है, तो उसका हम क्या समझे। चलिए इसको हम लोग कर लिए हैं, इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में कैसे दिखता है, ये भी समझ लेते हैं कि इस केस में बैलेंस शीट में एसेट कैसे दिखाई देगा। तो यहाँ पे बैलेंस शीट बना लेते हैं छोटा सा। बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैसे नज़र आएगा जरा देखिएगा ध्यान से। आपने अपना एसेट का वैल्यू लिखा, मान लीजिए 1 लाख लिखा, और उसके ऊपर 10,000 डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज किए, तो आप यहाँ पर लेस कर देते हैं सीधा डेप्रिसिएशन 10,000 और आउटर कॉलम में कितना लिख देते हैं 90। ये पहला साल का एसेट ऐसा दिखाई दिया होगा, वैल्यू घट के दिख रहा है। दूसरे साल का 90 में से कितना लेस होता, वापस से 10, 80 एंड सो ऑन। एसेट में भी हमारा बुक्स के अंदर, बैलेंस शीट बोले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट का वैल्यू घटकर दिख रहा है हर साल, साल दर साल एसेट का कीमत घट रहा है डेप्रिसिएशन लगने के कारण, और वो हमें दिख भी रहा है। ये हो गया फर्स्ट केस खत्म, डायरेक्टली चार्ज अप करते हैं, इसमें कोई प्रोविजन मेंटेन नहीं किया जा रहा है। अब सीखेंगे कि प्रोविजन अगर मेंटेन किया जाए तो क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये सबको मिटा दिया जाए। अब टॉपिक होने वाला है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नंबर 2, लिखिए हेडिंग व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। हम सिर्फ सीखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अब बच्चे को इतना क्लियर होना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे एसेट अकाउंट बनेगा, और क्योंकि प्रोविजन बन रहा है तो प्रोविजन का भी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। हमें पता है कि एसेट का एक लाइफ है, उस लाइफ के बाद हमें पैसा का ज़रूरत है, तो जो डेप्रिसिएशन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है साल दर साल, उतना अमाउंट निकाल कर साइड में जमा कर रहा है। ठीक, इसमें मेन डिफरेंस क्या आने वाला है उसको समझो। एसेट अकाउंट आपको हमेशा किस में नजर आएगा, एट कॉस्ट। एसेट अकाउंट का वैल्यू पहला साल भी 1 लाख है, तो वहां 2 साल के बाद 80,000 हो गया था, यहाँ पे दिखाई 1 लाख ही देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसेट का वैल्यू घटा नहीं, वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट जमा कहाँ है, प्रोविजन में। 10 साल के बाद अपने प्रोविजन अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा, 1 लाख रुपया। उस 1 लाख रुपया को आप नया यूटिलाइज कर सकते हैं, या उस प्रोविजन के पैसे को कहीं बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट समझे कि नहीं, क्लियर है तो करें। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री, परचेज का एंट्री सेम होने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। डेप्रिसिएशन का एंट्री कैसे चेंज आएगा वो देखते हैं, उसका पोस्टिंग भी देखते हैं। फॉर डेप्रिसिएशन नॉर्मली क्या एंट्री होता था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखते थे, डायरेक्टली चार्ज करते बैंक एसेट, डेप्रिसिएशन टू। अब डेप्रिसिएशन एसेट में नहीं जाके किधर जमा हो रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर हम बनाते तो उसके डेबिट में लिखते टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखने वाले हैं, बाई। हम वही अपना एग्जांपल लेकर चलेंगे
हमने खरीदा था 1 लाख का एसेट, वो लेंगे, ईयर एंड आया तो डेट हमें पता है, ये ईयर एंड का डेट है, उसमें हमने बाय डेप्रिसिएशन कितना लिख लिया, 10 साल खत्म हो गया। अब बैलेंस करना है, तो आपको एसेट को भी बैलेंस करना होगा और प्रोविजन को भी बैलेंस करना होगा। एसेट का बताइए तो बैलेंस कितना आ रहा, 1 लाख, बीडीपी कितना आ रहा है, 1 लाख, और प्रोविजन का बैलेंस कितना आ रहा है देखिए तो 10,000, और बाई बैलेंस बीडी 10,000। गौर से देखिए, प्रोविजन का नेचर होता लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में कई बार आपको ये लायबिलिटी साइड में भी दिखाई देगा या एसेट से माइनस हुआ हुआ दिखाई देगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक, अब 1 साल के बाद मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एसेट का WDV कितना है आज के डेट में, तो कैसे बताएंगे आप? व्हाट इज द WDV ऑफ दिस एसेट? प्रोविजन का जो बैलेंस होता है वो ये दिखाता है कि इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है, बस वो डायरेक्टली नहीं लग के कहाँ लगा है। तो आपको एसेट का कीमत तो 1 लाख दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका वैल्यू कितना है, 81 माइनस 90। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन वापस से चार्ज होगा, तो मेरे को बताइए नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का एंट्री कहाँ शो होगा? क्या वो एसेट में आएगा? नहीं। एंट्री तो यही होने वाला है ना, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, तो प्रोविजन में वापस से आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन, वापस से कितना आ गया? अब बताइए तो इसका बैलेंस CD 20 हो गया, BD कितना वापस आ गया, 20, और इसका BD कितना है, CD कितना है, इसका बैलेंस कितना रहा, 1 लाख, और इधर भी कितना आ गया, 1 लाख आ गया। कोई दिक्कत? तो आज 2 साल के बाद भी जब हम एसेट अकाउंट देख रहे हैं तो मेरे को एसेट का कितना दिखाई दे रहा है, वैल्यू 1 लाख चेंज हो रहा है क्या? तो 1 लाख ही है। तो आप बोलेंगे अरे मेरा तो 1 लाख का वैल्यू है। नहीं भाई, आप जाके देखेंगे प्रोविजन का बैलेंस और आप देखेंगे कि डेप्रिसिएशन कितना लगा है, कितना लगा है। तो अगर हम पूछे कि सेकेंड ईयर के एंड में WDV कितना है, तो दोनों अकाउंट देखकर ढूंढ लोगे ना। तो बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट माइनस बैलेंस ऑफ प्रोविजन अकाउंट गिव्स यू रिटर्न डाउन वैल्यू। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? मिटा दें। अब परचेज सेल का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि परचेज सेल होगा तो क्या होगा। अब इस केस में उधर तो समझ गए थे, परचेज तो क्लियर है, नो प्रॉब्लम। सेल पे फोकस करते हैं। अगर यहाँ सेल होगा तो क्या करेंगे? फिर इसमें 2 तरीका है, एक है यूज ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एक है विदाउट यूजिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो इसमें लेते हैं सेल है, तो मेथड हम मेथड बोल के दिखा देते हैं आपको। नॉट यूजिंग एसेट डिस्पोजल, और यहाँ लिखेंगे यूजिंग एसेट डिस्पोजल। दोनों केस को समझ लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व। एज यू कैन सी, इसका मतलब ही है एक डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो यूज कर सकते हैं एक सेपरेट अकाउंट के थ्रू। जो भी एसेट बिकता है उसका जो भी वर्किंग्स है वो आप कहाँ दिखा दो, डिस्पोजल में। परचेज सेल का कहानी क्या करना है, डिस्पोजल, अलग अकाउंट बना के शो कर रहे हैं। लुक्स गुड, एसेट अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत सारा ट्रांजैक्शंस नहीं लिखना है, वहाँ का सारा सेल का ट्रीटमेंट इधर। लेकिन अगर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं एसेट डिस्पोजल, तो एसेट अकाउंट में ये सेल का एंट्री दिखा सकते हैं। कैसे? चलो तो हम लोग देखेंगे, हम लोग अगर डिस्पोजल यूज नहीं कर रहे हैं अकाउंट और फिर हम लोग सेल कर रहे हैं तो कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो फिर इसके अंदर
हम सिर्फ सिखाएंगे कि प्रोविजन मेंटेन हो रहा है, तब इसका क्या केस होने वाला है। जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो क्या करेंगे। तो ध्यान रखिए, जब यूज नहीं करना है तो स्टेप नंबर 1, जो भी एसेट बिक रहा है उसके ऊपर जितना भी प्रोविजन जमा हुआ है वो सब प्रोविजन से निकाल कर कहाँ डालना है, एसेट में डालना है। तो एंट्री हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। स्टेप नंबर 1, क्या करना है आपको, जितना भी प्रोविजन ऑलरेडी जमा है उस एसेट पे जो बिक रहा है वो उठाकर प्रोविजन अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर कर देना है, एसेट में। तो हमारे पास ये रहा हमारा एसेट अकाउंट। तो अगर हमको बेचना है, मान लो यही मशीन बिक रहा है, सिंप्लिसिटी के लिए यही समझो कि यही मशीन बिक रहा है, तो हमारे पास कितना बैलेंस है अभी तक, 20, और मान लेते बिगिनिंग में ही बिक गया तो इस साल में कोई डेप्रिसिएशन का झंझट नहीं है। तो 1 लाख वाले मशीन को बेच रहे हैं और उसके ऊपर प्रोविजन कितना जमा है, 20। एंट्री हमने पास किया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20K 20,000 का एंट्री पास किया। प्रोविजन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप प्रोविजन के डेबिट में क्या लिखने वाले हैं, टू एसेट, कितना लिखना है 20, और एसेट क्रेडिट हो रहा है, एसेट के क्रेडिट साइड में क्या लिख लेंगे आप, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20। अब जरा गौर से देखिए एसेट अकाउंट को, आपके एसेट अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस था और अब टोटल प्रोविजन का पैसा इधर आ गया, मतलब तरीका से WB 80 है और हम 80 पे आ गए हैं। सेल किए हैं 50 में, कोई दिक्कत नहीं, सेल का एंट्री वही होने वाला है। हमें यही इम्पैक्ट दिखना है कि प्रोविजन का क्या करते हैं। सेल का एंट्री सेम, प्रॉफिट में सेल हुआ, सेल का एंट्री बताइए, नॉर्मल एंट्री सेल का बताइए क्या होने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल डेबिट टू एसेट। ये नॉर्मल लॉस में बेच रहे हैं क्योंकि हमने एग्जांपल में 50 में बेचा था, लॉस हुआ था 30 का और हमारे एसेट का वैल्यू कितना था, WDV 80। तो चेक कीजिए, अब एसेट क्रेडिट हो रहा है, एसेट के क्रेडिट में लिखिए बाई बैंक, इसको थोड़ा ठीक कर दे, बाई बैंक 50 और बाई लॉस ऑन सेल 30। आप देखेंगे आपका एसेट तो और कुछ है नहीं, खत्म। अगर आपका कोई एसेट का बैलेंस होता, जैसा लास्ट केस हम लोग किए कि नया भी खरीदा था 50,000 का, उस 50,000 पे फिर इस साल जो 2,500 रुपए का डेप्रिसिएशन लगता वो प्रोविजन अकाउंट में वापस चला जाता बाय डेप्रिसिएशन 2,500, और उसके ऊपर चलता रहता जब तक कि वो नहीं बिकता या खत्म नहीं हो जाता। इज इट क्लियर, समझे क्या हो रहा है। तो याद ये रखना है आपको कि जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं और फिर किसी एसेट को बेच रहे हैं तो उसका 2 ट्रीटमेंट होता है, एक हम डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एक में नहीं यूज कर रहे हैं। नहीं यूज करने का मतलब होता है कि जो भी सेल्स का एंट्री है, लॉस का, प्रॉफिट का एंट्री है, वो सब एसेट अकाउंट में आएगा, ठीक। और हमने इस एग्जांपल के थ्रू ये समझ लिया कि जो भी प्रोविजन था उसको पहले हम ट्रांसफर करते हैं एसेट अकाउंट में, और फिर जो सेल और लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा, प्रॉफिट होता तो डेबिट में आता, वो हम यहाँ लिखते हैं। कोई डाउट इसमें, क्लियर है ना ये बात, इजी है। तो ये पार्ट खत्म। क्या समझे, अगर प्रोविजन है और वो एसेट बिक रहा है तो प्रोविजन को सबसे पहले आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक। सारा एंट्री हमने यहाँ बता दिया, ट्रांसफर का एंट्री। अब हम सीखते हैं कि अगर हम डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो क्या होगा। तो डिस्पोजल मेंटेन कर रहे हैं तो उस केस में हम इसको मिटा दें एक बार, सिर्फ डिस्पोजल पे फोकस करेंगे कि डिस्पोजल के केस में क्या होने वाला है। तो केस बी यूज करेंगे, यूजिंग, इफ यू आर यूजिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो मैं क्या अकाउंट बना लेता हूं आपको समझाने के लिए, एसेट डिस्पोजल, वेरी इजी।
एसेट डिस्पोजल का पर्पस क्या है कि हमारे एसेट अकाउंट में ये सब ना आए, एसेट अकाउंट साफ सुथरा रहे, ठीक है, और सेल्स का अलग अकाउंट में हमको इंफॉर्मेशन मिल जाए। स्टेप नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ एसेट विच इज सोल्ड इज ट्रांसफर्ड टू डिस्पोजल अकाउंट फ्रॉम एसेट अकाउंट। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, एसेट जो बिक रहा है उसका कॉस्ट एसेट से निकाल के कहाँ डाल देना है, एसेट डिस्पोजल में। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनना चाहिए, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्योंकि एसेट अकाउंट डिक्रीज हो रहा, मॉडर्न रूल लगाइए, डिस्पोजल में पैसा गया तो डिस्पोजल का एंट्री बताइए, एसेट डिस्पोजल डेबिट टू एसेट। और अब मुझे बताइए यहाँ आएगा क्या ये सब, अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ लिख देना है बाई एसेट डिस्पोजल, पूरा का पूरा कॉस्ट 1 लाख का, ठीक। स्टेप नंबर 2 वही जो लास्ट टाइम किए थे, प्रोविजन का पैसा निकाल कर कहाँ डाल रहे थे उस समय, एसेट में। इस बार प्रोविजन से पैसा निकाल कर कहाँ डालना होगा, एसेट डिस्पोजल में। तो प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है, डेबिट, और 2 अब कहाँ लिखना है, एसेट डिस्पोजल। कितना लग चुका था डेप्रिसिएशन हमारे एग्जांपल में, 20 के। तो प्रोविजन में अब क्या लिखना है आपको, एसेट लिखना है क्या, तो एसेट नहीं लिख के क्या आना चाहिए इधर, एसेट डिस्पोजल। और ये 20,000 एसेट डिस्पोजल के कहाँ जाना चाहिए, क्रेडिट साइड में बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20। अब सेल का नॉर्मल एंट्री जैसा था, सेल का एंट्री क्या हुआ था, स्टेप 3 करते हैं, सेल कर रहे हैं तो सेल करेंगे तो एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे एग्जांपल में लॉस चल रहा था 2। अब एसेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एसेट डिस्पोजल, क्योंकि अब एसेट को हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं डिस्पोजल अकाउंट में। सो नाउ वी विल यूज एसेट डिस्पोजल अकाउंट इंस्टेड ऑफ एसेट। तो ये हो गया वापस से 50, 30 एंड 80 के, समझ रहे हो। इसका पोस्टिंग कहाँ आना चाहिए, क्या इसका कोई भी पोस्टिंग एसेट अकाउंट में आएगा क्या, कोई भी पोस्टिंग प्रोविजन में आएगा क्या, ये सारा पोस्टिंग कहाँ आने वाला है, बाई बैंक, बाई लॉस ऑन सेल। 50,000, 30,000 डिस्पोजल अकाउंट हमेशा बैलेंस हो जाता है, क्योंकि वो एसेट बिक चुका, उसका सारा कहानी खत्म, डन। क्या टफ था ये, तो यही केसेस है जो मुझे आज सिखाना था, ठीक। अगेन क्या ज़रूरी है, हम लोग तो बहुत सिंपल एग्जांपल लेके चले कि एसेट है और वही पूरा बिक जा रहा है, हो सकता है ना कि कुछ और एसेट खरीदा गया हो, तो उसका क्या करेंगे आप, हो सकता है कि साल के बीच में एसेट बिक रहा है, अब क्या करेंगे, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना होगा, वो 6 महीने का डेप्रिसिएशन पहले प्रोविजन में डालिएगा बाय डेप्रिसिएशन, और उसको इंक्लूड कर दीजिएगा, इस ट्रांसफर कीजिएगा डिस्पोजल। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए कि ये जो एसेट है ये ओपनिंग डेट पे नहीं बिक रहा, 6 महीना बाद बिक रहा है, आफ्टर 6 मंथ्स। तो मेरे को बताओ 1 लाख पे अभी 6 महीने का डेप्रिसिएशन और आता, तो हम आपको बताते हैं सीधा अकाउंट में कि क्या करते हैं। ध्यान से देखो, इधर बहुत काम का चीज़ है, ये एग्जाम का सम्स का है, ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली ओपनिंग डेट पे बिके, सिंप्लिसिटी के लिए सीखा है। मान लीजिए 6 महीना बाद बिक रहा है, तो उस 6 महीने का पार्ट डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 लाख का 10% 10,000 होता है 6 महीने के लिए, 5,000। तो इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपको बाय डेप्रिसिएशन बोल के लिखना पड़ेगा कितना। अब डिस्पोजल में ट्रांसफर कितना होगा, 25,000। तो पहले डेप्रिसिएशन वहाँ पार्ट लिखो, फिर वो जोड़ करके बैलेंस है वो जाएगा डिस्पोजल में। और 25,000 अब मैं यहाँ लिखूँ, तो जब 25 यहाँ लिखो और 50 में बिक रहा है तो मेरा लॉस घट गया ना कि बढ़ गया, 25,000 आएगा। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। इजी करने के लिए हमने एग्जांपल लिया एक ही एसेट का,
और उसी को बेच दिया और कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, बट इन रियलिटी हो सकता है कि पार्ट डेप्रिसिएशन लगे और हो सकता है कि 50,000 का और एसेट खरीदा गया है, उस पर भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। फिर नॉर्मल जैसे सब चलता है वैसे चलता। ठीक है, कोई डाउट? डन? तो कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछिए। ओके। तो हम लोग